नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए सत्यजीत रे की कहानी सियार देवता का रहस्य। सत्यजीत रे की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। टेलीफोन किसने किया था फेलुदा? यह सवाल करते ही मेरी समझ में आया कि मैंने तो एक बेवकूफ़ी की है, क्योंकि फेलुदा योगाभ्यास के समय बातचीत नहीं करता। फेलुदा ने कुल मिलाकर 6 महीनों से व्यायाम छोड़कर योगाभ्यास शुरू कर दिया है। सुबह वह आधे घंटे तक तरह तरह का आसन करता है, यहाँ तक कि कोहनी के बल अपने सिर को नीचे कर पैरों को शून्य में उठाकर शीर्षासन भी करता है। फेलुदा का शरीर 1 महीने के अंदर और भी अधिक मजबूत हो गया है, इसलिए यह मानना ही होगा कि योगासन से बहुत ही फायदा हुआ है। सवाल करने के बाद ही मैंने पीछे की तरफ मेज पर रखी घड़ी में वक्त देख लिया। 7:30 मिनट के बाद फेलुदा ने योगासन समाप्त कर उत्तर दिया, तू उसे पहचान नहीं सकेगा। इतनी देर के बाद इस तरह का जवाब पाकर बड़ा ही गुस्सा आया। जहां तक पहचानने की बात है, मैं तो बहुतों को नहीं पहचानता हूं, मगर नाम बतलाने में दोष ही क्या है? और अगर नहीं पहचानता हूं तो पहचान क्या कराई नहीं जा सकती? मैंने गंभीरता के साथ कहा। तुम पहचानते हो? फेलुदा ने भिगोया हुआ चना खाते खाते कहा। पहले पहचानता नहीं था, मगर अब जान पहचान हो गई है। कुछ दिन पहले हमें पूजा की छुट्टी मिल चुकी है। बाबूजी 3 दिन पहले काम से जमशेदपुर गए हुए हैं। घर पर अभी फेलुदा, मैं और माँ हैं। अब कि हम पूजा के अवसर पर कहीं बाहर नहीं जाएंगे, इसके लिए मुझे कोई खास दुख नहीं है, क्योंकि पूजा के अवसर पर मुझे कलकत्ता ही अच्छा लगता है, खासकर फेलुदा अगर मेरे साथ रहे तो। आजकल शौकिया जासूस के नाम से उसे काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त हो चुकी है। फलस्वरूप बीच बीच में रहस्य का पता लगाने के लिए उसकी बुलाहट होती है, और इसमें कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है। इसके पहले मैं हर रहस्य के मामले में फेलुदा के साथ रहा हूँ। डर लगता है नाम अधिक फैल जाने के कारण वह एक दिन एकाएक कहीं यह न कह बैठे कि तुझे अपने साथ नहीं लूंगा, मगर अभी तक ऐसी बात नहीं हुई। मेरा विश्वास है कि वह जो मुझे अपने साथ रखता है उसके पीछे एक कारण है। संभवतः उसके साथ एक कच्ची उम्र के लड़के को देखकर अनेकों उसे जासूस समझते ही नहीं। यह एक बहुत बड़ी सुविधा है। जासूस अपने आप को जितना छिपा कर रख सके, उसके लिए यह बात उतनी ही लाभदायक है। फोन किसने क्या किया, यह बात जानने की तुझे बेहद इच्छा हो रही है? यह है फेलुदा का एक तौर तरीका। वह जब समझता है कि किसी चीज को जानने के लिए मैं बहुत आग्रहशील हूं, तो उस बात को तत्काल ना कहकर पहले एक सस्पेंस की सृष्टि करता है। यह बात चूंकि मैं जानता हूं, इसलिए विशेष उत्साह ना दिखाते हुए मैंने कहा, फोन के साथ अगर किसी रहस्य का मामला जुड़ा हुआ हो तो जानने की इच्छा तो अवश्य ही होती है। बनियान पर अपनी हरी धारीदार कमीज को पहनते हुए फेलुदा ने कहा, उस आदमी का नाम है नीलमणि सान्याल, रॉलैंड रोड में रहता है। बहुत जरूरी काम से मुझे बुला भेजा है। यह नहीं बताया कि जरूरत क्या है? नहीं, यह बात फोन पर कहना नहीं चाहता। आवाज से पता चला कि घबराया हुआ है। तो कब जाना होगा? टैक्सी से जाने में 10 मिनट लगेंगे। 9 बजे अपॉइंटमेंट है, इसलिए अब 2 मिनट के अंदर निकल जाना चाहिए। टैक्सी से नीलमणि सान्याल के मकान की ओर जाते हुए मैंने कहा, बहुत तरह के शैतान आदमी हुआ करते हैं। मान लो नीलमणि सान्याल किसी मुसीबत में ही ना हो और उसने तुम्हें किसी फंदे में डालने के लिए बुलाया हो। फेलुदा ने सड़क की ओर से बिना आंख हटाए कहा, वह रिस्क तो रहता ही है। तब इतना जरूर है कि उस तरह का आदमी अपने घर पर बुलाकर फंदे में नहीं डालेगा, क्योंकि यह उसके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। इस तरह के कामों के लिए कम रुपए में ही किराए के गुंडे मिल जाते हैं। एक बात कहना भूल गया हूँ, फेलुदा पिछले साल ऑल इंडिया राइफल कंपटीशन में फर्स्ट आया है। मात्र 3 महीने तक बंदूक चलाने की शिक्षा पाने के बाद उसका निशाना इतना पक्का हो गया कि आश्चर्य लगता है। अब फेलुदा के पास बंदूक और रिवॉल्वर दोनों हैं। तब इतना जरूर है कि किताब के जासूस की तरह वह हमेशा रिवॉल्वर लेकर नहीं घूमता है। सच कहूँ, अब तक फेलुदा को इन 2 हथियारों में से एक की भी जरूरत नहीं पड़ी। फिर भी कोई यह नहीं कह सकता है कि कभी जरूरत होगी ही नहीं। टैक्सी जब मैडम स्क्वायर के पास आई तो मैंने पूछा, वे क्या करते हैं, यह बात मालूम है? फेलुदा,
वे पान खाते हैं, शायद कान से कुछ कम सुनते हैं, वो शब्द का कुछ अधिक प्रयोग करते हैं और जुकाम से कुछ परेशान हैं। इसके अलावा मुझे अधिक जानकारी नहीं है। इसके बाद मैंने उससे कुछ और पूछताछ नहीं की। नीलमणि सान्याल के घर पहुंचने पर टैक्सी का किराया 1 रुपया 70 पैसा चुकाना पड़ा। 2 रुपये का नोट निकालकर फेलुदा ने टैक्सी वाले को दिया और अपने हाथ की भंगिमा से उसे समझा दिया कि खुदरा वापस करने की जरूरत नहीं। हम टैक्सी से उतरकर पोर्टिको के नीचे से होते हुए सामने के दरवाजे के पास पहुंचे और कॉल बेल दबाई। 2 मंजिला मकान, बहुत बड़ा नहीं और ना पुराना। सामने की तरफ एक बागीचा भी है, लेकिन उसमें ऐसा कोई पेड़ पौधा नहीं जो आकर्षक लगे। दरबान नुमा एक व्यक्ति ने फेलुदा से विजिटिंग कार्ड ले लिया और हमें बैठक में बैठने को कहा। कमरे के अंदर जाकर जब हमने चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई तो हम विस्मय विमुग्ध हो गए। सोफा, टेबल, गुलदस्ता, तस्वीरों और कांच की अलमारियों में सजी हुई खूबसूरत चीजों ने एक खासा आकर्षक वातावरण तैयार कर दिया है। लगता है बहुत पैसा खर्च कर और दिमाग लगाकर इन चीजों को खरीद कर सजाया गया है। फेलुदा ने खुद ही उठकर जब पंखे का रेगुलेटर घुमाया, ठीक उसी क्षण एक भले आदमी ने कमरे के अंदर प्रवेश किया। पहनावे के रूप में स्लीपिंग सूट के पजामे, कपर एक तरफ बटन द्वार आदि का कुर्ता, पाँव में हिरन के चमड़े का चप्पल और दोनों हाथों की उंगलियों में कई अंगूठियां, कद मझला, दाढ़ी मूछ मुड़ी हुई, सिर पर बहुत ही कम बाल, रंग मोटे तौर पर गोरा और आंखें नींद से बोझिल जैसी। देखने से लगता है कि अभी नींद से जागकर आ रहे हैं। उम्र कितनी होगी? 50 से ज्यादा नहीं। तो आप ही का नाम प्रदोष मित्तिर है? भले आदमी ने पूछा। आप इतने यंग हैं, यह बात तो मालूम नहीं थी। फेलुदा ने है करते हुए मेरी ओर इशारा किया और कहा, यह मेरा चचेरा भाई है, बड़ा ही अक्लमंद लड़का है। आप अगर चाहें तो हम लोगों की बातचीत के दौरान उसे मैं बाहर भेज सकता हूँ। मेरा कलेजा धड़कने लगा, मगर भले आदमी ने एक बार मेरी ओर सरसरी निगाह डालते हुए कहा, रहने दीजिए, मुझे कोई हर्ज नहीं। उसके बाद फेलुदा की ओर मुड़कर बोले, वो आप लोग कुछ लीजिएगा, चाय या कॉफ़ी? नहीं, हम लोग चाय पीकर आ रहे हैं। ठीक है, फिर वक्त ना बर्बाद करके यही बता रहा हूँ कि मैंने आपको क्यों बुलाया है। तब हाँ, इसके पहले मैं अपना परिचय बता दूँ। आप समझ ही रहे होंगे कि मैं शौकीन आदमी हूँ। इसका भी अंदाजा आपको लग गया होगा कि मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा भी है। कहने पर आपको इस बात का यकीन ना होगा कि मैं ना तो नौकरी करता हूँ, ना ही व्यवसाय। बपौती जायदाद का भी एक भी पैसा मुझे नहीं मिला। नीलमणि बाबू ने रहस्य की सृष्टि करने की मुद्रा बनाकर चुप्पी साध ली। तो फिर क्या लॉटरी का पैसा मिला है? जी। फिर क्या लॉटरी वगैरह से पैसा भी मिलता है? एग्जैक्टली। भले आदमी बच्चे की तरह चिल्ला उठे। 11 साल पहले रिजर्व लॉटरी में जीतने के कारण एक ही बार में लगभग 2.5 लाख रुपए मिल गए। उसके बाद उसी रुपए से कुछ तो रुपए के जोर पर और कुछ भाग्य के जोर से अच्छी तरह से रह रहा हूँ। 8 साल पहले मैंने यह मकान बनवाया है। हो सकता है आप सोचे कि इस तरह निठल्ला रहकर जीवन कैसे जीता, मगर दरअसल मैं एक काम करता हूँ, बस एक ही काम, और वह है नीलामी से सब चीजें खरीदकर घर सजाना। भले आदमी ने अपने दाहिने हाथ को उठाकर चारों तरफ सजी हुई चीजों की ओर इशारा किया। उसके बाद बोले, जो घटना घटी है उससे मेरी इन आर्टिस्टिक चीजों का कोई रिश्ता है या नहीं कह नहीं सकता, मगर मेरे मन में संदेह हो रहा है कि रिश्ता हो भी सकता है। यह जो नीलमणि बाबू ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर कागज के कुछ टुकड़े बाहर निकाले और फेलुदा की ओर बढ़ा दिए। फेलुदा के साथ साथ मैंने भी उन कागज के टुकड़ों को देखा। कागज के 3 टुकड़े हैं, उनमें से हर एक में लिखावट के बदले लकीरों के जरिए छोटे चित्र बने हुए हैं। उन चित्रों में से कुछ साफ साफ समझ में आते हैं, जैसे उल्लू, आंख, सांप, सूर्य। मुझे ये चित्र पहले से देखे जैसे लग रहे थे कि तभी फेलुदा ने कहा, यह सब तो हियरोग्लिफिक जैसा लगता है। भले आदमी ने सख्ते में आकर कहा, जी हाँ। फेलुदा ने कहा, पुराने जमाने में इजिप्शियनों ने जिस लिखावट को इजाद किया था, यह उसी तरह का जैसा लग रहा है। हाँ, यह बात है, मगर इस लिखावट को पढ़ने ऐसा आदमी कलकत्ते में है या नहीं कहना मुश्किल है। भले आदमी का चेहरा थोड़ा भुज गया और बोले, फिर जो चीज हर 2 दिन के बाद डाक के जरिए मेरे नाम से आती है, उसका अगर अद्रबोध ना हो तो बहुत ही परेशानी में डालने वाली बात होगी। मान लीजिए यह सब अगर सांकेतिक धमकियां हों,
कोई मेरी हत्या करना चाहता हो और मुझे डरा रहा हो तो? कुछ क्षण चुप रहने के बाद फेलुदा ने कहा, आपके यहाँ जो जो चीजें सजी हुई हैं, क्या उनमें से कोई इजिप्शियन चीज भी है? नीलमणि बाबू ने हंसकर कहा, मेरी कौन सी चीज कहाँ की है, यह बात मैं अच्छी तरह नहीं जानता। खरीदता इसलिए हूं कि मेरे पास पैसा है। दूसरी बात यह है, और लोगों को खरीदते देखता हूं, इसलिए मैं भी खरीदता हूं। मगर आपकी इतनी चीजों के बीच ऐसी कोई चीज नहीं जिसे फालतू कहा जाए। इन चीजों को तो जो भी देखेगा आपको पूरे तौर पर पारखी ही कहेगा। भले आदमी ने मुस्कुराकर कहा, जानते हैं बात क्या है, इन मामलों में अगर कोई चीज ऐसी होती है जिसकी जानकारी सभी को हो तो उसकी कीमत ज्यादा होती है। पैसा जब है तो मैं वैसी चीज क्यों ना खरीदूं जो सबसे बेहतरीन हो। बहुत बड़े बड़े ग्राहकों से ऊंची बोली बोलकर नीलामी में मैंने ये सब चीजें खरीदी हैं, इसलिए मेरे पास अगर बेहतरीन चीजें हैं तो इसमें कोई अचरज की तो बात नहीं। आपको यह पता है या नहीं कि आपके पास मिस्र की कोई चीज है? नीलमणि बाबू सोफे से उठकर कांच की एक अलमारी की ओर गए और उसके ऊपर के ताक से बित्ते भर की लंबी एक मूर्ति उतार कर फेलुदा को दी। हरे पत्थर की मूर्ति, उस पर विविध रंगों के चमकते नग जड़े हुए हैं। तो 4 जगहों में सोना भी है। मगर आश्चर्य की बात यह है कि मूर्ति का शरीर यद्यपि आदमी की तरह है, मगर उसका चेहरा सियार के जैसा है। इसे मैंने 10 एक दिन पहले एराटून ब्रदर्स की नीलामी में खरीदा है। शायद यह। फेलुदा ने मूर्ति पर एक सरसरी निगाह दौड़ाकर कहा, एनुबिस? एनुबिस? यह एनुबिस क्या है? फेलुदा ने मूर्ति को सावधानी से उलट पुलट कर उसे नीलमणि बाबू के हाथ में वापस करते हुए कहा, एनुबिस था प्राचीन मिस्र का गॉड ऑफ द डेड, मृत आत्माओं का देवता। और आपको यह बेहतरीन चीज मिली है। मगर अब भले आदमी की आवाज में बहका उठा, इस मूर्ति से इन चिट्ठियों का कोई संबंध है? मैंने इसे खरीदकर कोई गलती की है? इसे छीन लेने के लिए कोई धमकियां दे रहा है? फेलुदा ने सिर हिलाकर कहा, कहना तो मुश्किल है। चिट्ठियों का आना कब से शुरू हुआ? पिछले सोमवार से, यानी मूर्ति खरीदने से ही। हाँ, लिफाफे आपके पास है? नहीं, फेंक दिए, रखना ही संभवतः उचित था। मगर लिफाफे बिल्कुल मामूली थे, मामूली टाइपराइटर से ही पता लिखा गया था। एल्गिन रोड पोस्ट ऑफिस की मुहर थी। ठीक है। फेलुदा उठकर खड़ा हो गया। मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी कोई कार्यवाही की जाए। सेफ साइड से रहने के लिए इतना ही कीजिएगा कि मूर्ति को अलमारी में रखने की बजाय अपने हाथ के पास रखिएगा। हॉल में एक आदमी के घर से इस तरह की चीजों की चोरी हो गई है। ओह, ऐसी बात है? हाँ, एक सिंधी सज्जन के घर से। जहां तक मुझे मालूम है चोर अब तक पकड़ा नहीं जा सका है। हम कमरे से निकलकर बाहर लेडिंग में चले आए। फेलुदा ने कहा, आपसे मजाक कर सकता हो ऐसा कोई व्यक्ति आपको याद आ रहा है? भले आदमी ने सिर हिलाकर कहा, कोई नहीं, पुराने मित्रों से बहुत दिनों से संपर्क टूट गया। और शत्रु? भले आदमी कुछ एक क्षणों तक चुप रहे। उसके बाद उन्होंने कहा, धनी आदमी का शत्रु हमेशा ही है, लेकिन शत्रु समझकर कोई अपना परिचय नहीं देता है। आमने सामने मुलाकात होने पर सभी सम्मान से बातचीत करते हैं। आपने बताया था कि मूर्ति आपने नीलामी में खरीदी? हाँ, एराटून ब्रदर्स की नीलामी में। उस पर और किसी को लोभ था? यह बात सुनकर वे अचानक तनिक उत्तेजना में आ गए और हाथ मलने लगे। उसके बाद बोले, आपने यह बात पूछकर मेरी चिंता के एक नए पहलू को उजागर कर दिया। नीलामी के दौरान एक सज्जन से मेरी कई बार होड़ लग चुकी है। उस दिन भी यही बात हुई थी। वे कौन है? प्रतुल्य दत्त। क्या काम करते हैं? शायद वकील थे, रिटायर हो चुके हैं। उस दिन हम दोनों में अंत तक होड़ लगी रही। उसके बाद जब मैंने 12,000 कहा तो वे चुप हो गए। याद है, नीलामी के बाद जब मैं बाहर आकर गाड़ी पर बैठा, अचानक उनसे मेरी आंखें मिल गईं। उनकी दृष्टि मुझे कतई अच्छी नहीं लगी। ओह, आई सी। हम नीलमणि बाबू के घर से बाहर निकल आए। गेट की तरफ चहलकदमी करते हुए फेलुदा ने पूछा, इस मकान में आप लोग बहुत से आदमी रहते हैं? नीलमणि बाबू ने हंसकर कहा, आप क्या कह रहे हैं साहब, मेरे जैसा अकेला आदमी आपको कलकत्ते में शायद ही मिलेगा। ड्राइवर, माली, 2 पुराने विश्वसनीय नौकर और मैं, बस इतने ही जने हैं। फेलुदा के इसके बाद वाले प्रश्न की उन्होंने कतई प्रत्याशा नहीं की थी। इस घर में कोई लड़का भी रहता है? एक क्षण तक वे अवाक खड़े थे। उसके बाद एक काका लगाते हुए कहा, देख रहे हैं ना, मैं तो भूल ही गया था।
दरअसल आदमी कहने से मैं बालिगों के बारे में सोच रहा था। 10 एक दिनों से मेरा भांजा झंटू यहाँ आकर ठहरा हुआ है। उसके पिताजी व्यवसाय करते हैं। यह अभी उसी दिन की बात है कि वे जापान चले गए, झंटू को मेरे पास छोड़ गए। वह बेचारा यहाँ आते ही इन्फ्लुएंजा की चपेट में आ गया। उसके बाद एकाएक फेलुदा की ओर देखते हुए बोले, आपको बच्चों की बात कैसे याद आई? फेलुदा बोला, बैठक में एक अलमारी के कोने से एक पतंग झांक रही थी, उसी को देखकर। नीलमणि बाबू का नौकर टैक्सी लाने गया। टैक्सी रोड़े बिछी सड़क से कड़कड़ आवाज करती हुई पोर्टिको के नीचे आकर खड़ी हुई। फेलुदा ने टैक्सी में बैठने के समय कहा, अगर कोई संदेहजनक बात हो तो मुझे फौरन सूचित कीजिएगा। अभी ऐसा नहीं लगता कि कोई कार्रवाई की जाए। घर वापस जाते समय मैंने फेलुदा से कहा, सियार देवता का चेहरा इतना डरावना लगता है। फेलुदा, आदमी के धड़ में किसी भी चीज का सिर जोड़ देने से वह डरावना लगने लगता है। बात सिर्फ सियार के साथ ही नहीं है। मैंने कहा, पुराने इजिप्शियन देवता मूर्ति घर में रखना तो बड़ा ही खतरनाक है। तुमसे यह किसने कहा? वह तुम्ही ने तो कहा था। बिल्कुल नहीं, मैंने यही कहा था कि जिन पुरातत्वविदों ने मिट्टी खोदकर प्राचीन इजिप्शियन मूर्तियां बाहर निकाली, उनमें से कुछ एक की हालत बदतर हो गई। हाँ, वह जो एक गोरा था उसकी तो मौत ही हो गई। क्या था उसका नाम? लॉर्ड कार्नावरन। और उसका कुत्ता उसके साथ नहीं था। कुत्ता विलायत में था, साहब इजिप्ट में था। तुतनखामेन की कब्र खोदकर मूर्तियां निकालने के कुछ दिन बाद ही कार्नावरन भयंकर बीमारी की चपेट में पड़कर मर गया। उसके बाद खबर मिली, जिस वक्त साहब की मृत्यु हुई ठीक उसी वक्त बिना किसी बीमारी के रहस्यमय ढंग से हजारों मील दूर उसका कुत्ता भी मौत के मुंह में समा गया। प्राचीन इजिप्ट की किसी चीज पर जैसे मेरी नजर पड़ती है, फेलुदा से सुनी हुई इस अजीब घटना की मुझे याद आ जाती है। सियार देवता की एनुबिस की मूर्ति भी किसी आदम के जमाने के इजिप्शियन बादशाह की कब्र से आई है। नीलमणि बाबू क्या यह सब नहीं जानते? जान सुनकर विपत्ति को बुलाने के पीछे कौन सा मजा है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। दूसरे दिन भोर 5:45 बजे हमारे घर में अखबार के बंडल के गिरने के साथ ही टेलीफोन घनघना उठा। मैं फोन उठाकर हेलो कहकर दूसरी तरफ की बात सुनने की प्रतीक्षा कर ही रहा था कि तभी फेलुदा ने फोन मेरे हाथ से ले लिया। एक एक कर 3 बार 2 बार ओह और 1 बार अच्छा ठीक है कहकर फोन नीचे रख दिया और भर्राई आवाज में कहा, एनुबिस गायब हो गया है, अभी तुरंत चलना है। सुबह ट्रैफिक कम होने के कारण नीलमणि सल्यान के घर पहुंचने में 7 मिनट लग गए। टैक्सी से उतरते ही देखा नीलमणि बाबू अपने चेहरे पर बेचैनी का भाव लिए मकान के बाहर हम लोगों की प्रतीक्षा में खड़े हैं। फेलुदा पर नजर पड़ते ही बोले, नाइटमेयर के बीच से गुजरा हूं जनाब, इस तरह का हॉरिबल अनुभव नहीं हुआ। हम इस बीच बैठक में आ चुके थे। भले आदमी ने हमारे बैठने के पहले ही बैठकर अपनी कलाइयां दिखाई। देखा आदमी जहां घड़ी पहनते हैं उससे ठीक नीचे रस्सी का दाग लगा हुआ है और उनके दोनों हाथ लाल हो गए हैं। फेलुदा, बात क्या है? भले आदमी ने दम लेकर भर्राई आवाज में कहना शुरू किया, आपके कहे अनुसार कल मूर्ति को सोने के कमरे में ले जाकर तकिए के नीचे रख दिया था। अब लगता है वह जहां थी वहीं अगर पड़ी रहती तो कम से कम शारीरिक यातना तो नहीं भोगनी पड़ती। खैर, मूर्ति को सिर के नीचे रखकर मैं मजे से सोया हुआ था कि तभी पता नहीं रात को कितने बजे बहुत ही बुरी हालत में मेरी नींद टूट गई। देखा किसी ने कसकर मेरा मुंह अंगूठे से बांध दिया। गले से आवाज निकलने के रास्ते को बंद देखकर मैंने अपने हाथ से अड़चन डालने की कोशिश की और ठीक उसी वक्त मेरी समझ में यह बात आई कि अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति के शिकंजे में फंस गया हूं। बात की बात में मेरा हाथ पीछे की ओर उमेट दिया। उसके बाद फिर तकिए के नीचे से मूर्ति लेकर चलता बना। भले आदमी दम लेने के लिए कुछ क्षण तक खामोश रहे। उसके बाद बोले, शायद 3 घंटे तक हाथ बंधे जैसी हालत में पड़ा रहा। पूरे शरीर में झिनझिनी समा गई। सुबह मेरा नौकर नंदलाल जब चाय लेकर आया तो मुझे उस हालत में देखकर उसने डोरी खोल दी और फौरन मैंने आपको फोन किया। मैंने देखा फेलुदा के चेहरे का भाव बदल गया। वह सोफा छोड़कर खड़ा हो गया और बोला, एक बार आपका कमरा देखना चाहता हूं और जरूरत पड़ी तो आपके मकान की तस्वीरें लूंगा। कैमरा भी फेलुदा के झक्कीपन में शुमार है। नीलमणि बाबू हमें 2 मंजिले के अपने सोने के कमरे में ले गए। कमरे के अंदर घुसते ही फेलुदा ने कहा, खिड़की में सलाखें नहीं है? भले आदमी ने सिर हिलाकर कहा, मत कहिए, विलायती तरीके का मकान है ना, और मेरे साथ बात यह है कि मैं खिड़की बंद करके सो नहीं पाता।
फेलुदा ने खिड़की से गर्दन बढ़ाकर नीचे की ओर देखते हुए कहा, बहुत आसान बात है, पाइप है, कर्निश है, कोई भी जवान आदमी खिड़की के कमरे से अंदर आ सकता है। उसके बाद फेलुदा ने कमरे की चारों तरफ भली भांति देखकर और तस्वीरों को उलट पुलट कर देखते हुए कहा, अब मकान के बाकी हिस्से को भी घूम फिरकर देखना चाहता हूँ। नीलमणि बाबू ने पहले 2 मंजिला मकान दिखाया। बगल के कमरे में एक खाट पर 12-13 साल के एक लड़के को गले तक रजाई ओढ़कर पड़े देखा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं और देखने से लगता है कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं। समझ गया, यही झंटू है। नीलमणि बाबू ने कहा, कल ही डॉक्टर बोस झंटू की नींद की दवा दे गए, इसलिए रात में उसके कानों में कोई आवाज नहीं पहुंची थी। 2 मंजिले के और 2 कमरों को देखकर 1 मंजिल के कमरों पर सरसरी निगाह दौड़ाकर हम बाहर चले आए। नीलमणि बाबू के कमरे की खिड़की के नीचे कई फूलों के टब देखे, जिनमें पाम जैसे पेड़ लगे हुए थे। फेलुदा यह देखने लगा कि टबों के अंदर कुछ है या नहीं। शुरू के 2 टबों में तो उसे कुछ ना मिला। तीसरे के पत्तों के अंदर टटोलने पर एक टीन का छोटा सा डब्बा मिला। उसके ढक्कन को खोलकर नीलमणि बाबू की ओर बढ़ाते हुए कहा, इस मकान में कोई आदमी सूंघनी का सेवन करता है? नीलमणि बाबू ने नास कहकर सिर हिलाया। फेलुदा ने डिब्बे को अपनी पैंट की जेब में रख लिया। अब कि नीलमणि बाबू ने बहुत ही उदासी भरे स्वर में कहा, मिस्टर मित्तर, और कोई बात नहीं, एक मूर्ति चली गई, ना होगा तो दूसरी खरीद लूंगा, मगर एक डाकू मेरे घर पर आकर मुझ पर जोर जुल्म करके चला जाए, यह बात बर्दाश्त के बाहर है। आपको इसका कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। आप अगर उस आदमी को पकड़वा दें तो मैं आपको यानी और क्या पारिश्रमिक, हाँ पारिश्रमिक यानी रिवॉर्ड दूंगा। फेलुदा ने कहा, रिवॉर्ड कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप देना चाहते हैं तो दीजिएगा, मगर मैं इस काम की जिम्मेदारी जो अपने माथे पर ले रहा हूं उसका प्रधान कारण यह है कि इस तरह की खोजबीन के पीछे एक चैलेंज है, आनंद है। यह बात सुनकर मुझे लगा कि बड़ी बड़ी जासूसी कहानियों में जासूस लोग जिस तरह की बातें कहते हैं वैसे ही फेलुदा ने भी कही। इसके बाद लगभग 10 मिनटों तक फेलुदा ने नीलमणि बाबू के ड्राइवर गोविंद, नौकर नंदलाल और पांचू तथा माली नटवर से बातें की। सभी ने बताया कि रात में उन्होंने कुछ अस्वाभाविक घटते हुए नहीं देखा। बाहरी आदमी में सिर्फ डॉक्टर बोस रात के 9 बजे झंटू को देखने आए थे। नीलमणि बाबू संभवतः एक बार मुखर्जी के दवा खाने से दवा लेने के लिए बाहर भी निकले थे। लौटती बार में मैं जरा अनमना था। अचानक ध्यान में आया टैक्सी हमारे घर के रास्ते को छोड़कर कहीं दूसरी ओर ही जा रही है। फेलुदा को गंभीर पाकर उससे मैंने कुछ और पूछताछ नहीं की। टैक्सी फ्री स्कूल स्ट्रीट के एक मकान के सामने रुकी। देखा, मकान के सदर दरवाजे के ऊपर साइन बोर्ड पर बड़े बड़े रुपहले अक्षरों में लिखा है, एराटन ब्रदर्स, यानी नीलामी की दुकान। मैंने कभी नीलाम घर नहीं देखा था, पहली बार देखकर अचंभे में आ गया। इतनी तरह की अजूबा चीजें एक साथ कभी देखने को मिली ही नहीं। फेलुदा का काम 2 मिनटों में निपट गया। प्रतुल दत्त का पता है 7/1 लवलक स्ट्रीट। मैंने मन ही मन सोचा, प्रतुल दत्त के घर पर जाने पर भी फेलुदा को अगर निराश होना पड़ा तो फिर उसके घर कहीं जाने का रास्ता नहीं रह जाएगा। इसका मानो यही है कि फेलुदा ने हार स्वीकार कर ली। और तब मेरी क्या हालत होगी मालूम नहीं, क्योंकि अब तक फेलुदा को कभी हार स्वीकार करते नहीं देखा। वह किसी मामले में हर तरफ से निराश होकर मुंह लटकाए बैठा हो, इस दृश्य की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है जल्द ही उसे किसी सुराग का पता चल जाएगा। हालांकि मुझे अभी अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। दोपहर के समय खाना खाते खाते मैंने कहा, तो इसके बाद? उसके चावल के ढेर पर एक गड्ढा बनाकर उसमें एक कटोरा मूंग की दाल डाली और कहा, इसके बाद मछली, फिर चटनी और फिर दही। उसके बाद पानी पीकर मुंह धोऊंगा, फिर एक बीड़ा पान खाऊंगा। उसके बाद एक जगह फोन कर आधे घंटे तक नींद लेता रहूंगा। इन सबों में टेलीफोन ही मेरे लिए सबसे दिलचस्प खबर है, इसलिए मैं उसी के इंतजार में बैठा रहा। डायरेक्टरी से मैंने प्रतुल दत्त का नंबर खोजकर निकाल दिया। नंबर डायल कर हेलो कहने के समय फेलुदा ने अपनी आवाज को बिल्कुल बदलकर एक बूढ़े आदमी की जैसी आवाज बना ली। फोन पर जो बातें हुई उनमें से एक ही तरफ की बातें मैं सुन सका। उसको यहाँ ज्यों का त्यों पेश कर रहा हूँ। हेलो, मैं नागतला से बोल रहा हूँ। जी, मेरा नाम जय नारायण बागची है। मुझे प्राचीन कारुकार्य के शिल्पों के प्रति गहरी दिलचस्पी है। इस पर मैं एक पुस्तक लिखने जा रहा हूँ। हाँ जी,
आपके संग्रह के बारे में सुन चुका हूँ। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि कृपया मुझे अपनी कुछ चीज़ों का अवसर प्रदान करें। नहीं नहीं, मैं पागल हूँ क्या? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ जरूर। अनेकों अनेक धन्यवाद, नमस्कार।